हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंपैरिजन ऑफ एसिड स्ट्रेंथ एंड बेस स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एसिड्स और बेस में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं। Acids are those substances which increase the concentration of H+ ions in aqueous solution. अगर कोई ऑर्गेनिक एसिड है तो ऑर्गेनिक एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, और अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है तो हम एक थर्मोडायनामिक कांस्टेंट Ka डिफाइन कर सकते हैं, which represents the dissociation constant or ionization constant of acid. Equilibrium पर जो Ka की वैल्यू है that will be concentration of H+ into A- upon concentration of Ha. So that means अगर ये constant है, जो कि टेम्परेचर जब तक constant रहेगा तो Ka constant रहेगा, तो concentration of H+ क्या होगा? एक अगर मान लो मैंने इसे 1 मोल पर लीटर लिया, तो लेट्स से कांस्टेंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल पर लीटर जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस करेगा, वही उसका क्या रहेगा? एसिड स्ट्रेंथ रहेगा। ठीक है, तो एसिड स्ट्रेंथ मतलब एक एसिड कितना ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, जितना ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा उतनी एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा Ka वैल्यू होगी उतना ज्यादा H+ प्रोड्यूस कर पाएगा, और जितना ज्यादा H+ प्रोड्यूस कर पाएगा उतनी ही एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये Ka वैल्यू अलग अलग एसिड्स के लिए अलग अलग होते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है एसिड की। मगर यह कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि जो A- बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड स्ट्रेंथ के बारे में। एसिड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द concentration of H+ ions. The concentration of H+ ions produced by 1 mole per liter of acid, 1 mole per liter of acid in aqueous solution. For example, if we talk about an acid CH3COH, तो मैंने इसका 1 मोल पर लीटर एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, और कांस्टेंट टेम्परेचर या लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका एक्वस सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। तो थोड़ी देर में जो एसिड है ये आयनाइज होगा और एसिडेट आयन और H+ बनेंगे, और ये आयंस एसिड के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, और इक्विलिब्रियम आने पर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इस पर्टिकुलर एसिड के लिए कुछ K1 वैल्यू हम डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, मगर ये जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर अटेन होगा, यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि एनायन कितना स्टेबल है। भाई ये एसिड फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब जाएगा जब ये एनायन स्टेबल होगा, और जितना एनायन स्टेबल होगा उतना ज्यादा बनेगा, जितना ज्यादा बनेगा उतना H+ ज्यादा बनेगा, और H+ ज्यादा बनेगा तो एसिड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है जो यहां पर कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी पर। जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतनी ही एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की, इन दोनों में यदि हम कंपैरिजन करते हैं एसिड स्ट्रेंथ का, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन मान लो हमने 1 मोल पर लीटर लिया, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर लिया, तो इससे बनने वाला कॉन्जुगेट एनायन फॉर्मेट आयन है, और इससे बनने वाला कॉन्जुगेट आयन एसिटेट आयन है। विच इज मोर स्टेबल? ये ज्यादा स्टेबल है, और ये क्या है? लेस स्टेबल है। तो CH3 ग्रुप क्या शो करेगा यहां पर? +I, और +I शो करेगा तो चार्ज यहां बढ़ेगा, और चार्ज यहां बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम होगी। मान लो अगर अपन बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें चार्ज कम रहेगा, मिथाइल ग्रुप +I लगा करके चार्ज बढ़ा देगा।
ठीक है, तो अगर ये लेस स्टेबल है तो एसिड कौन सा स्ट्रांग हुआ, एसिड स्ट्रांग हुआ HCOH, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल एनायन बना रहा है। जो ज्यादा स्टेबल एनायन बनाएगा उसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम एसिड स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए या ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ A-, और A- की जो स्टेबिलिटी है वो हम डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ +M-M +H-H एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी। तो जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उसके बेसिस पर वी आर नाउ गोइंग टू कंपेयर द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स। इस कंपैरिजन में बहुत सिंपल बात हम करते हैं, साइक्लोप्रोपीन और साइक्लोपेंटाडाइन, अगर मैं यहां से H+ निकालता हूं तो यहां एनायन बनेगा, और यहां से H+ निकालता हूं तो साइक्लोपेंटाडाइन, ठीक है, डाइनाइल एनायन बनेगा। इसमें अगर अपन देखें तो जो नेचर है दैट इज एंटी एरोमेटिक, और इसमें हम देखें जो नेचर है एरोमेटिक है, मोर स्टेबल इज एरोमेटिक। तो यहां से H+ निकालने की टेंडेंसी या एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और यहां से H+ के निकलने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि एंटी एरोमेटिक सिस्टम बना रहा है और ये एरोमेटिक बना रहा है। सो इफ वी कंपेयर द एसिड स्ट्रेंथ अल्फा की ज्यादा होगी बीटा से। ओके, सो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले अगर सिमिलर टाइप के एटम्स पर H लगा हुआ है तो सबसे स्ट्रांगली एसिडिक होंगे जो एरोमेटिक एनायन बनाएंगे, फिर होंगे जो नॉन एरोमेटिक एनायन बनाएंगे, और सबसे वीक होंगे जो एंटी एरोमेटिक एनायन बनाएंगे। तो ऐसे एसिड जिनमें से H+ निकलने पर एनायन एरोमेटिक है वो स्ट्रांगली एसिडिक होंगे, स्ट्रांगेस्ट, और नॉन एरोमेटिक वीकर, और एंटी एरोमेटिक होंगे सबसे वीक। बहुत सिंपल कंपैरिजन है इन दोनों मॉलिक्यूल के लिए। सो दिस इज लेट्स से अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो यहां से H+ निकलेगा एनायन एंटी एरोमेटिक बनेगा, और यहां से H+ निकलेगा एनायन नॉन एरोमेटिक बनेगा। फॉर एग्जांपल यहां अगर अपन लिखें तो नेचर ऑफ एनायन इन दोनों में हम कंपेयर करें, सो दिस इज एंटी एरोमेटिक एंड दिस इज नॉन एरोमेटिक। ये ज्यादा स्टेबल होगा, अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। इसी तरीके से हम कंपेयर करते हैं इन तीनों एसिड्स के लिए। अब इन तीनों एसिड्स की अगर हम बात करें, इससे बनने वाला एनायन एरोमेटिक होगा, इससे बनने वाला एनायन नॉन एरोमेटिक होगा, और इससे बनने वाला एनायन भी नॉन एरोमेटिक होगा। बट ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है इसलिए क्योंकि एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसका एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, एनायन ये ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन है, और ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। अब बहुत इजी सा कंपैरिजन है। एक और कंपैरिजन हम करते हैं, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, लेट्स से दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो एसिड स्ट्रेंथ अल्फा की कम होगी बीटा से, क्योंकि बीटा पर जो H है ये अगर एलिमिनेट होगा तो जो एनायन है वो एरोमेटिक नेचर का होगा, और अगर यहां से एलिमिनेशन होगा तो जो एनायन है एक्चुअली अगर ये प्लेनर होता तो एंटी एरोमेटिक होता, मगर हम बात कर चुके हैं 7 या उससे ज्यादा मेंबर्स की रिंग नॉन एरोमेटिक हो जाती, नॉन प्लेनर, तो इसका नेचर हो जाएगा नॉन एरोमेटिक और लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एक और कंपैरिजन हम करते हैं,
तो बढ़िया कंपैरिजन है, इन दोनों में एसिड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी। मान लो लेट्स से दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, तो इससे बनने वाला जो एनायन है, द नेचर ऑफ दिस एनायन और दिस कार्ब एनायन विल बी एरोमेटिक, 2, 4 and 6 pi इलेक्ट्रॉन, नेचर इज एरोमेटिक, और इससे बनने वाला कार्ब एनायन नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, बात कर चुके हैं ये भी हम, क्योंकि यहां पर अगर अपन देखें 6 मेंबर रिंग है तो नॉन प्लेनर नहीं जा सकता है, और नॉन प्लेनर नहीं जा सकता है तो इसका नेचर होगा एंटी एरोमेटिक विथ 8 pi इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादा स्टेबल बनेगा बीटा, और अगर ज्यादा स्टेबल बीटा बनेगा तो बीटा की एसिड स्ट्रेंथ अल्फा से ज्यादा होगी। तो कुछ क्वेश्चंस में कंपैरिजन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के दिए जाते हैं, और वो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन। Okay, so this functional group is carboxylic acid and this functional group is enol. अगर हम इनमें एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करें, इससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलेट आयन और इससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, इनोलेट आयन, इसमें अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दे आर आइडेंटिकल, मगर यहां पर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दे आर नॉन आइडेंटिकल। तो ज्यादा स्टेबिलिटी ये गेन करेगा बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल नेचर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, और ये क्या होगा, अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो ये मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल होगा तो एसिड स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगी कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपेयर्ड टू इनॉल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग आरएस बनाएंगे उनकी एसिड स्ट्रेंथ अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा होती है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन हमने इनॉल से किया। हम ऐसा भी देख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेट्स से मैंने लिया बेंजोइक एसिड और फिनॉल, इन दोनों में एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग आरएस, और फिनॉल में रहेगा अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अनदर कंपैरिजन, सल्फोनिक एसिड, okay, and comparison with phenol, which will be more acidic. So first one will form equally contributing ion और इसमें बनेंगे unequally contributing ion। जैसे फिनॉक्साइड में अगर अपन देखें, यहां से अपन ने H+ निकाल लिया तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन सकता है, और ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नॉन आइडेंटिकल होंगे। सो स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा सल्फोनिक एसिड कंपेयर्ड टू फिनॉल। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें, अगर मान लीजिए हम फिनॉल को कंपेयर करते हैं, ठीक है, H2CO3 के साथ, सो विच विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड? अगर हम कंपेयर करें H2CO3 के साथ तो कार्बोनिक एसिड या H2CO3 का ये स्ट्रक्चर रहता है। अगर H+ हम यहां से निकाल देते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू एनायन, और ये एनायंस इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग होंगे, और इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग होंगे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो H2CO3 विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर क्वेश्चन में दोनों ही स्ट्रक्चर्स इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग दिए जाएं, फॉर एग्जांपल RC≡OH और सल्फोनिक एसिड, तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, ये भी इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग आरएस बनाएगा और ये भी इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग आरएस बनाएगा, बट यहां पर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स 2 बनेंगे जबकि यहां आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स 3 बनेंगे। तो ऐसे केस में जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उनकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, बट दोनों ही इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग होने चाहिए या दोनों ही अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग होने चाहिए। तो अगर बोथ इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग then
नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर बढ़ेंगे तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जैसे इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड होगा सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो सल्फोनिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू कार्बोनिक एसिड। एक और कंपैरिजन करते हैं, RSO3H और RSO2H। तो इन दोनों में अगर हम देखें, ये 3 इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग RS बनाएगा और ये 2 ही बनाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर अपन कंपेयर करें तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है, ज्यादा होगी, RSO3H की ज्यादा होगी RSO2H से। ओके, इन दोनों में भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इससे बनने वाला जो एनायन होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा और इससे बनने वाला जो एनायन होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल ये होगा, एसिड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी। ओके, इन दोनों की एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो यहां पर जैसे H प्लस चला जाएगा, एनायन बनेगा, तो ये इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग RS बनाएगा 4 और यहां पर क्या होगा, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग RS बनेंगे 3। तो अगर हम देखें दोनों ही इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग RS बना रहे हैं, देन जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ RS बनेंगे उसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें H3PO3, ठीक है, एंड H3PO2, तो यहां पर ये हाइड्रोजन क्या होगा, रेजोनेंस से बाहर रहेगा, मगर यहां पर एनायन होता है, यहां पर एनायन होगा, यहां पर एनायन होगा, ये सारे रेजोनेंस में पार्ट लेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर में H3PO4 के स्ट्रक्चर में जब H प्लस चले जाएंगे तो जो एनायन होगा ज्यादा स्टेबल बनेगा बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखा जाए तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल पर H प्लस अगर चला जाएगा तो एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा। तो फर्स्ट केस में जो एनायन बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज, सेकेंड केस में एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मगर थर्ड केस में जो एनायन होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। तो सबसे स्टेबल ये होगा क्योंकि नंबर ऑफ एटम 1 2 3 4 5 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें 1 2 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें कोई पार्टिसिपेशन रेजोनेंस का है नहीं। तो सबसे स्टेबल ये है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सेकंड होगा और ये थर्ड हो जाएगा। ओके, तो ये तो कुछ बातें हुई। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इन दोनों में हम कंपेयर करें तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, बनने वाले कॉन्जुगेट एनायन बहुत ज्यादा होंगे। ओके, ओके, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें थोड़ा सा डिफरेंट कंपैरिजन हम करते हैं इसमें। तो यहां पर देखें H प्लस निकलने के बाद ये एनायन भी इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, ये भी इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, बट यहां जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है, लेकिन यहां भी नहीं ले रहा है। तो यहां पर क्या होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और माइनस आई बढ़ेगा। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं माइनस आई की एप्लीकेशन में, माइनस आई अगर बढ़ता है तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है क्योंकि एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहां पर एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा और ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ओके, इन दोनों में हम कंपेयर करें, पहले वाले में S पर जो लोन पेयर आएगा आफ्टर
एलिमिनेशन ऑफ H प्लस, इट विल बी इन रेजोनेंस विद C डबल बॉन्ड। और दूसरे वाले में जो H प्लस आएगा निकलने के बाद, जो एनायन आएगा H प्लस निकलने के बाद, वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट नहीं करेगा। सो ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, और ज्यादा स्टेबल फॉर्म है तो एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। सो मोर स्टेबल एनायन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और फैक्टर जो एसिड स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। फिर हमने डिस्कस किया कॉन्जुगेट एनायन की स्टेबिलिटी। कुछ ऐसे कंपैरिजन हम पहले ही कर चुके हैं। इन दोनों में, ये दोनों इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? द स्ट्रॉन्गर एसिड विल बी, ठीक है। एक्चुअली होगा क्या, सल्फर पर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इट विल बी मोर स्टेबल, और अगर मोर स्टेबल होगा तो इसकी फॉरवर्ड जाने की या H प्लस लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी और एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ये हमने डिस्कस किया था जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ओके। इन चारों में अगर हम देखें तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट HI एंड वीकेस्ट HF। F पर नेगेटिव चार्ज सबसे कम स्टेबल होगा और I पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि I का साइज ज्यादा है, और साइज ज्यादा है तो क्या होगा, ज्यादा फैल जाएगा नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें इस तरीके के मॉलिक्यूल में, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, तो इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी अलग अलग होगी। सबसे स्टेबल sp कार्बन पर होगा, सेकेंड sp2 कार्बन पर, और सबसे अनस्टेबल होगा sp3 कार्बन पर, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसमें एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। मगर ये कब लग रहा है, जब एक ही एटम, मतलब एक ही ग्रुप में, या हम ये बोल सकते हैं कि आउटर शेल सब में क्या हो, सेम हो, मतलब टॉप टू बॉटम हम पीरियोडिक टेबल में अगर ना जाएं या लेफ्ट टू राइट मूव करें, ठीक है, या आउटर शेल सेम हो, तब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अदरवाइज हम साइज से डिसाइड करते हैं, जैसा इसमें हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, CH4 अमोनिया वाटर एंड HF, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल F माइनस बनेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फर्स्ट, फिर O नेगेटिव, फिर N नेगेटिव और फिर C नेगेटिव, और ये ऑर्डर रहेगा एसिड स्ट्रेंथ का, ओके। तो एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम इस तरीके से बता सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन ये है कि अगर एटम जिस पर H लगा हुआ हो वही आइडेंटिकल हो जाए, जैसे यहां पर जो H लगा है वो O से, यहां पर भी जो H लगा है वो O से लगा हुआ है, एटम ही आइडेंटिकल है, और अगर एटम आइडेंटिकल है तो हम एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस इफेक्ट्स। यहां पे साइज फैक्टर नहीं चलेगा क्योंकि दोनों ही सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर भी नहीं चलेगा, दोनों ही सेम है, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी अगर आएगा तो हम उससे डिसाइड कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल डिसाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स में हम अगर देखें, जो नेगेटिव चार्ज H प्लस निकलने के बाद आएगा, मान लीजिए कि यहां पर अगर H प्लस निकल जाता है तो एनायन बनेगा, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल होगा उतनी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, सबसे स्टेबल होगा व्हेन इट विल बी पार्ट ऑफ एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक का पार्ट नहीं है देन माइनस M इफेक्ट या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा तो भी एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। थर्ड नंबर पर हम अप्लाई करेंगे माइनस H इफेक्ट, वीकर इफेक्ट कंपेयर टू माइनस M। फोर्थ नंबर पर हम लगाएंगे माइनस I, अगेन मोर वीकर इफेक्ट कंपेयर टू H एंड M। जो डिस्टेबलाइज करेंगे एनायन की स्टेबिलिटी वो होंगे प्लस I,
प्लस H और सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा प्लस M। इससे भी ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा व्हेन एनायन विल बी पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। तो इसी ऑर्डर में हमको इफेक्ट्स लगाने हैं, -M स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर -H, फिर -I, और वीकर होंगे +I, उससे ज्यादा स्ट्रांगली डिस्टेबलाइज करेगा +H, उससे ज्यादा स्ट्रांगली डिस्टेबलाइज करेगा +M, और सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड होंगे पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। तो ये जो इफेक्ट्स हैं इनको हम अप्लाई करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स पर जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हम बात कर रहे थे कि जो फिनॉल है दे आर वीकर एसिड्स कंपेयर्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज फिनॉल से बनने वाले आयन के, फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग होंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग। कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होंगे। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, इनमें फिनॉल पर हम कोई डेरिवेटिव लगा दें। बहुत सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो CH3 हमने पैरा पे लगा दिया, CD3 पैरा पे लगा दिया, CT3 पैरा पे लगा दिया। तो यहां पर ये इफेक्ट शो करेगा +H, ये भी +H, ये भी +H। सबसे स्ट्रॉन्ग +H CH3 का होगा और इसीलिए सबसे वीक एसिड होगा, फिर CD3, फिर CD3। ओके, इन तीनों मॉलिक्यूल में हमने पोजीशंस चेंज किए, ग्रुप सेम रखा है। ये जो ग्रुप है ये +H लगाएगा पैरा पर, ऑर्थो पर +H, लेकिन मेटा पर सिर्फ +I लगेगा। ऐसे केस में यहां देखें हम तो ये सबसे स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा। इन दोनों में +H है, +H डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लोजर ग्रुप का +I ज्यादा होगा, +I ज्यादा होगा तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और इसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। इन तीनों क्वेश्चंस में हमने पोजीशन को सेम रखा है, ग्रुप्स को चेंज किया है। अब मेटा पोजीशन पर +H इफेक्ट लगता नहीं है, +I लगेगा और +I इफेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होगा CT3 का, और +I अगर बढ़ेगा तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगेन अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स की बात करें तो CD3 यहां पर देखिए अल्फा कार्बन पर कोई H नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा, CD3 का +I लगेगा और +I अगर बढ़ेगा तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। इन सब में बात करें, इसमें अल्फा H3 है, इसमें अल्फा H2 है और इसमें अल्फा H1 है। तो अल्फा H अगर बढ़ेंगे तो +H बढ़ेगा और +H बढ़ेगा तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो फिनॉल डेरिवेटिव पर पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है इसमें नाइट्रो डेरिवेटिव। तो मैंने ग्रुप सेम रखा है और पोजीशंस को मैंने चेंज किया है।
अब यहां पर पैरा पोजीशन पे -m लगा पाएगा, मेटा पर ओनली -i और ऑर्थो पे -m लगा पाएगा। तो अगर हम यहां देखें, यहां पर एक्चुअली एक और इफेक्ट लगता है OH का, इस O के साथ एज बॉन्डिंग होगा, ठीक है। एज बॉन्डिंग आप लोग जानते हैं, तो एज बॉन्डिंग होगा इसमें, और एज बॉन्डिंग की वजह से इस H का निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर अपन इनमें कंपेयर करें इन दोनों में, तो यहां पर भी -m है, यहां पर भी -m है, बट बिकॉज ऑफ एज बॉन्डिंग ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और ये वीकर होगा, ठीक है। बट -i की वजह से ये सबसे वीक एसिड हो जाएगा। अगर हम फिनॉल में और भी सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं OH या CH3, पहले अपन देखते हैं OH। तो यहां पर OH ग्रुप का +m इफेक्ट अप्लाई होगा मेटा पोजीशन पर ओनली -i, और ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, +m इफेक्ट अप्लाई होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इसमें मेटा। बट जो +m इफेक्ट है वो दोनों में कॉमन है और +m डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ऑर्थो पर जो ग्रुप लगा हुआ है OH वो -i ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा और इसलिए स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और पैरा पर -i वीक हो जाएगा, इसलिए वीक होगा। सिमिलर कंपैरिजन इस तरीके का पूछा आता है, फिनॉल OCH3, मेटा पर OCH3 और पैरा पर OCH3। इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें, सिमिलर सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन, यहां पर +m लगेगा, यहां पर मेटा पर -i और यहां पर +m लगेगा। +m क्या होगा, कॉमन होगा, बट क्योंकि यहां पर क्या है, -i इफेक्ट ज्यादा लगेगा, पैरा पर -i वीक हो जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा मेटा, क्योंकि इसमें +m नहीं लग रहा है। इन दोनों में +m लग रहा है तो स्ट्रॉन्गर होगा ऑर्थो पर +m, क्योंकि ये ग्रुप -i भी लगाएगा और -i विल बी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एट ऑर्थो पोजीशन, और इस पर आ जाएगा थर्ड। ओके, अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछा आ सकता है। इसमें NO2 हमने पैरा पे लगाया और दोनों पोजीशन पर CH3 लगा दिए। सिमिलरली यहां पर हमने OH के रेस्पेक्ट में पैरा पर CN लगाया और दोनों पोजीशन पे CH3 लगा दिए। ओके, तो होगा क्या, यहां पर NO2 के साथ मिथाइल मिथाइल का रिपल्शन होगा और रिपल्शन की वजह से ये ग्रुप अपने प्लेन से बाहर चला जाएगा। तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन NO2 विल रोटेट आउट ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो भी बोर्ड का प्लेन है उससे एक ऑक्सीजन ऐसे बाहर आ रहा होगा और एक ऑक्सीजन बोर्ड के प्लेन के पीछे जा रहा होगा। अगर ये नॉन प्लेनर हो गया तो इसका -m कॉन्टैक्ट बेंजीन से खत्म हो जाता है, जबकि यहां पर इसका -m कॉन्टैक्ट रहता है, और -m कॉन्टैक्ट रहने के कारण इस तरह के फिनॉल की या डेरिवेटिव की एसिड स्ट्रेंथ दूसरे वाले से ज्यादा होगी। अगर हम बात करें, यहां पर हमने CH3 और यहां पर अगर हमने CD3 ये अप्लाई करते हैं, तो ये ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग +i लगाएगा, क्योंकि मेटा पर सिर्फ +i लगता है, और ये ग्रुप वीक +i लगाएगा, और वीक +i लगाने के कारण इसकी एसिड स्ट्रेंथ दूसरे से ज्यादा होगी। ओके, तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए है फिनॉल डेरिवेटिव्स की बात की, अब हम डिस्कस करते हैं बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। ये बहुत कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से है। बेंजोइक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि जो ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग RH बनाएगा, ठीक है। बट हम अगर डेरिवेटिव्स की बात करें,
तो पैरा पोजीशन पर हमने अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स लगाए हैं, ठीक है, पोजीशन सेम रखी है। यहां पर प्लस एच इफेक्ट तीनों ग्रुप्स लगाएंगे। ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस एच लगाएगा, ये वीकेस्ट प्लस एच लगाएगा, एसिड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा रहेगी। तो प्लस एच अगर बढ़ता है तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इफ यू टॉक अबाउट सम अदर ग्रुप्स विच आर एसोसिएटेड टू COH, हमने यहां पर CH3 लगाया और मेटा पर भी CH3 लगाया, तो यहां पर हमने पोजीशन को चेंज किया है, ग्रुप को वही रखा है। तो क्या होगा, यहां पर प्लस एच, यहां पर भी क्या लगेगा प्लस एच, मगर यहां पर क्या होगा प्लस एच, सॉरी यहां पर क्या होगा प्लस आई लगेगा, मेटा पर प्लस एच एप्लीकेबल नहीं है। और प्लस आई इज अ वीकर इफेक्ट। अगर ये वीकर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर कम होगा, और कम होगा तो एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। इन तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर हम कंपेयर करें तो CH3 जो ग्रुप है ये प्लस एच लगाएगा, NO2 ग्रुप माइनस एम लगाएगा और OH ग्रुप प्लस एम लगाएगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा NO2 वाला डेरिवेटिव, ये हो जाएगा सेकेंड वीक प्लस एच, और ये वीकेस्ट हो जाएगा प्लस एम, ठीक है, प्लस एम विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट। तो प्लस एम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन आयन की जो भी यहां पर O नेगेटिव है इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर OH ग्रुप अप्लाई करेगा प्लस एम इफेक्ट, और यहां पर OH ग्रुप अप्लाई करेगा माइनस आई इफेक्ट। तो स्ट्रॉन्गर एसिड ही माइनस आई वाला होगा। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, OH ग्रुप ये शो करेगा प्लस एम इफेक्ट, ओके, और ये ग्रुप शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब देखो मैं ऑर्थो पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा रहा हूं क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगता है। थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी तक एक भी क्वेश्चन में मैंने अप्लाई नहीं किया है। इन दोनों एसिड्स के लिए अगर हम कंपेयर करें, यहां पर लगेगा माइनस एम, यहां लगेगा माइनस आई, तो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होगा माइनस एम, एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगेन पैरा पर NO2 का माइनस एम, मेटा पर माइनस आई, तो एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, ऑर्थो पोजीशन पर अगर ग्रुप्स लगाएंगे तो क्या होगा, इस चीज को मैं समझा देता हूं। ऑर्थो इफेक्ट, या इसको अपन SIR सर इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ओके। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेंजोइक एसिड में अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्की ग्रुप लगा देता है या कोई अल्काइल ग्रुप लगा देता है तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ मेटा
और पैरा आइसोमर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आती है। तो ऐसा क्या होता है ऑर्थो पर डेरिवेटिव लगाने से, इसको समझने के लिए हम एसिड की तरह जब ये बिहेव करेगा तो जो एनायन बनेगा उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ग्रुप अगर ऑर्थो पे लगा है तो ये रिपेल फील करेंगे क्योंकि क्लोज है, ऑर्थो ही क्लोज होगा, और रिपल्शन की वजह से CO2 ग्रुप अपने प्लेन से बाहर हो जाएगा। अगर प्लेन से बाहर हो जाएगा तो क्या होगा, CH3 के साथ इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो ये रिपल्शन कम हो जाएगा। सो द पर्पस ऑफ दिस रोटेशन is to reduce the repulsion between CH3 and carboxylate group। अब अगर एक बार ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो बेंजीन के साथ पहले रेजोनेंस कर रहा था, अब यह रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इससे एसिड स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ता है। अगर अपन कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें जहां ऑर्थो पर कोई ग्रुप नहीं है और इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना सकते हैं, पाई विल, ठीक है, कन्वर्ट इनटू लोन पेयर एंड दिस पाई विल कन्वर्ट इनटू अनदर पाई, और इस तरीके का मॉलिक्यूल या डाई एनायन इसमें बन जाएगा। अगर यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, तो अगर अपन बात करें दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो इसका इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग है वो ऐसा होगा, तो मॉलिक्यूल बटेगा, इसमें होना चाहिए था 50-50, बट इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बनने से कुछ परसेंटेज इसका भी आ जाएगा और कुछ परसेंटेज इसका आने से स्टेबिलिटी घटेगी। व्हाई? बिकॉज यहां चार्ज ज्यादा है, ठीक है, चार्ज ज्यादा आने से स्टेबिलिटी कम होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना बने तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब नहीं बनेगा, जब C डबल बॉन्ड O- बेंजीन के प्लेन में ही नहीं होगा। जैसा कि अगर मिथाइल हमने यहां लगाया तो ये नॉन प्लेनर हो गया, तो आपस में तो ये रेजोनेंस करेंगे मगर बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं करेंगे, और अगर आपस में रेजोनेंस करेंगे तो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग RS बनाएंगे, और इक्वली कंट्रीब्यूटिंग RS बनाएंगे तो ज्यादा स्टेबल रहेंगे। तो ये एनायन ज्यादा स्टेबल होगा इस एनायन से, क्योंकि इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर जिसमें बेंजीन से कॉन्जुगेशन हो रहा है वो नहीं आ रहा है, नया चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। ओके, और अगर हम बात करें एसिड स्ट्रेंथ की तो एक ही एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसके मेटा और पैरा आइसोमर से। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लो मैंने यहां पे CH3 लगाया और यहां पर मेटा पर CH3 लगाया और पैरा पे CH3 लगाया, ठीक है, तो यहां पर एक्सेप्शनल फैक्टर होगा SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग इनहिबिट हो रहा है, क्या? रेजोनेंस इनहिबिट हो रहा है, ठीक है, इसका रेजोनेंस बेंजीन के साथ हो नहीं पा रहा, इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजन, स्टेरिक क्राउडिंग। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, इनमें इनहिबिट नहीं हो पाएगा, मतलब C डबल बॉन्ड O नेगेटिव का प्लेन बेंजीन का प्लेन सेम रहेंगे और यहां पर स्टेबिलिटी कम आएगी। तो इन दोनों में अगर अपन बात करें तो यहां पर लग रहा है +I और यहां लग रहा है +H, और +I वीकर इफेक्ट है, +H स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, तो ये हो जाएगा सेकेंड और ये आएगा आंसर थर्ड। सो बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग द ऑर्थो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर्ड टू मेटा एंड पैरा आइसोमर्स, और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, बेंजोइक एसिड में हम अप्लाई इसको कर सकते हैं, और बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर बड़ा ग्रुप लगने से, अल्काइल ग्रुप लगने से जो एसिड स्ट्रेंथ है बेंजोइक एसिड की या उस डेरिवेटिव की वो बहुत बढ़ जाती है कंपेयर्ड टू उसी की तरह के मेटा या पैरा पर लगे हुए ग्रुप्स के कंपैरिजन में। तो इस पर हम कुछ और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं।
ओके, इन तीनों का अगर हम एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें, फर्स्ट में इफेक्ट लगेगा SIR, ठीक है, यहां ऑर्थो इफेक्ट, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। इन दोनों में अगर हम देखें, इसमें -H लगेगा और इसमें -I लगेगा, तो ये स्ट्रॉन्गर होगा, -H स्ट्रॉन्गर होगा और -I वीक होगा, ठीक है। तो दिस विल बी द कंपैरिजन ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। ओके, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। तो इन दोनों में अगर हम देखें, एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सेकेंड कंपाउंड की, क्योंकि इसमें SIR इफेक्ट लगेगा और पहले वाले में SIR इफेक्ट नहीं लगेगा। ओके, इन तीनों में अगर अपन देखें तो ये मोस्ट बल्की है, और मोस्ट बल्की होगा तो इसमें, ठीक है, क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग SIR लगेगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, और ये हो जाएगा वीकेस्ट थर्ड। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस में अगर हम कंपेयर करें तो ये जो ग्रुप है NO2, इसमें मिथाइल के और NO2 के बीच में ऑर्थो इफेक्ट है, और इससे NO2 पर ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, NO2 अपने प्लेन से घूम जाएगा, और NO2 अपने प्लेन से घूम जाएगा तो -M कांटेक्ट खत्म, जबकि यहां -M लगता रहेगा, क्योंकि लीनियर है ये अपने प्लेन से रोटेट कर ही नहीं सकता। रिपल्शन अगर हो भी रहा है तो ये लाइन में ही तो है, ये अपने रिपल्शन को कम नहीं कर सकता है आउट ऑफ प्लेन जाकर के, तो यहां रोटेशन पॉसिबल या परमिसिबल नहीं है। ओके, इन दोनों में कंपेयर करें, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां SO3H है और यहां CH3 है, तो कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। ये सल्फोनिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे सोचे आप। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की तरह नहीं सोचे, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन देकर के थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया जाता है एग्जाम में। तो सल्फोनिक एसिड में ज्यादा नंबर ऑफ इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग RS बनेंगे, एंड सल्फोनिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया एसिड स्ट्रेंथ का, और एसिड स्ट्रेंथ के डिस्कशन में हम लोगों ने लास्ट में अप्लाई किया ऑर्थो इफेक्ट। सारे इफेक्ट्स हम लोग एक साथ लगा रहे हैं टू कंपेयर द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसिड स्ट्रेंथ पे कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द बेसिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेसिस की तरह बिहेव करते हैं, उनका जो भी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं। ओके, इन तीनों मॉलिक्यूल्स में अगर एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाए, ओके, जब भी हैलोजेंस दिए हों और पोजीशंस अलग अलग हो, एक ही हैलोजन है क्लोरीन और पोजीशंस अलग अलग हैं, आप हमेशा आंसर करेंगे -I से। सो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड, ओके। फॉर एग्जांपल ऑर्थो, मेटा, पैरा पर, ठीक है, फ्लोरीन ग्रुप लगा देते हैं।
तो माइनस आई डोमिनेट करता है ओवर प्लस एम, माइनस आई जो क्लोजेस्ट है इसमें माइनस आई सबसे ज्यादा, विथड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा, माइनस आई वीक होगा। तो हैलोजेंस अगर सेम हैलोजन दिया हुआ हो बेंजीन में, तो सेम हैलोजन के केस में सिर्फ माइनस आई चेक करें, और ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर मेटा और फिर पैरा। अगर क्वेश्चन दिया जाए डिफरेंट हैलोजेंस, फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर दीज टू कंपाउंड्स, पैरा पर F लगा रखा है और पैरा पर Cl लगा रखा है, तो ये जो ग्रुप है ये प्लस एम और माइनस आई शो करेगा, डोमिनेट माइनस आई करेगा। लेकिन क्लोरीन हम डिस्कस कर रहे थे, ये माइनस एम, प्लस एम और माइनस आई तीनों शो कर सकता है, क्योंकि क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। मतलब जैसे हमने यहां से H+ निकाला, तो जो एनायन बनेगा उसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, जिसमें पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करके एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और यही रीजन है इसकी हाई स्टेबिलिटी का। तो क्लोरीन अगर दिया है और फ्लोरीन दिया, अलग अलग दिए हैं, तो यहां माइनस एम इफेक्ट लगेगा, यहां नहीं लगेगा, एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी क्लोरो की। ओके, इसी तरह के क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम अगर हैलोजन ग्रुप्स कार्बोक्सिलिक एसिड में लगा दें, सिमिलर टाइप ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, हम सिर्फ कंपैरिजन मेटा का पैरा का करेंगे, ठीक है। तो एसिड स्ट्रेंथ फ्लोरीन की ज्यादा होगी मेटा पर और पैरा पर कम हो जाएगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ऑर्थो और पैरा पर, ठीक है, और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो ज्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो, ऑल्दो दोनों में ही OH ग्रुप का प्लस M इफेक्ट देखा जाएगा, बट यहां पर क्या होगा, जैसे H- यहां से निकला, तो OH के साथ क्या होगा, इसकी H बॉन्डिंग होगी, और H बॉन्डिंग की वजह से हाईली स्टेबल होगा, और हाईली स्टेबल होगा तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर कंपेयर्ड टू पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो कुछ लोग कर देते हैं, मान लीजिए कि हम इसमें कंपेयर करें CH3 ऑर्थो पर और पैरा पर, तो कुछ लोग इसमें यहां पर SIR इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट लगा देते हैं। वो नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर एक ही एटम है, जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो सिंगल एटम है। अगर ये रोटेट, मान लो ये रिपल्शन भी है, तो O का रोटेशन पॉसिबल थोड़ी ना है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव कैन रोटेट, वो प्लेनर ग्रुप है। ये तो एक एटम है, एक पॉइंट है, यहां रोटेशन नहीं होगा। यहां पर सिंपल कॉन्सेप्ट से हम डिसाइड करेंगे, प्लस H कॉमन, प्लस I ज्यादा है, और प्लस I ज्यादा है तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ओके, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स कर देते हैं गलती, सल्फोनिक एसिड ऑर्थो पर और पैरा पर, तो इसमें सब SIR लगा देते हैं। SIR इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन दिस ग्रुप इज प्लेनर, जैसे COH, NO2, ये सारे ग्रुप प्लेनर हैं। ये तो ऑलरेडी sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रन है, और यहां पे रोटेशन का कोई मीनिंग नहीं है, रोटेट वो करेगा जो प्लेनर होगा टू रिड्यूस द रिपल्शन। यहां पर भी नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगेंगे, प्लस I, क्योंकि प्लस H कॉमन है, यहां प्लस I वीक है, और प्लस I वीक है तो एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो सारे एसिड्स हैं उनमें आपको पता होनी चाहिए, सल्फोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर्ड टू फिनॉल, इसमें रेजोनेंस है। फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर्ड टू वाटर। ओके, क्योंकि यहां पर O नेगेटिव आएगा तो रेजोनेंस करेगा, स्टेबल होगा, जबकि यहां O नेगेटिव आएगा तो रेजोनेंस नहीं करेगा। वाटर
जनरली आर मोर एसिडिक, ठीक है, मिथेनॉल का केस हम नहीं ले रहे हैं, जनरली आर मोर एसिडिक कंपेयर्ड टू अल्कोहल्स, क्योंकि अल्कोहल क्या शो करेंगे, प्लस आई, और प्लस आई से नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स कंपेयर्ड टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, एंड ट्रिपल बॉन्डेड आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स, ठीक है, अल्कोहल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर्ड टू अल्काइन, एंड अल्काइंस आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर्ड टू अल्कीन, एंड अल्कीन्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर्ड टू अल्केन्स, ठीक है। यहां पर NH3 ग्रुप या अमोनिया की बात अगर अपन करें तो NH3 विल बी व्हाट, वीकर कंपेयर्ड टू ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन और स्ट्रॉन्गर कंपेयर्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन। तो नाइट्रोजन नॉर्मल कंडीशन में sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन से कम होती है, sp कार्बन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर्ड टू sp3 नाइट्रोजन, और इसलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड्स होंगे कंपेयर्ड टू अमोनिया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर जिस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। ओके, तो कुछ लास्ट कंपैरिजन हम और कर लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम इन दोनों हाइड्रोजन आइटम, दिस इज लेट्स से अल्फा एंड दिस इज लेट्स से बीटा, इन दोनों के एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करते हैं। ये स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि यहां पर जब H+ निकलेगा तो ये 5 मेंबर रिंग जो एनायन बनेगा दैट विल बी एरोमेटिक इन नेचर, और यहां पर 6 मेंबर रिंग पर जो एनायन बनेगा दैट विल बी नॉन एरोमेटिक, क्योंकि sp3 कार्बन है, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ओके, ये एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा क्योंकि जो एनायन बनेगा उस पर NO2 का -m इफेक्ट लगेगा, और यहां पर C डबल बॉन्ड OH का -m इफेक्ट लगेगा। दिस इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। ओके, तो इन दोनों क्वेश्चंस में हम कंपेयर करें, फर्स्ट की एसिड स्ट्रेंथ सेकंड से ज्यादा होगी क्योंकि यहां जो एनायन होगा दोनों तरफ -m इफेक्ट लगेंगे जिससे कि मोर स्टेबिलिटी गेन कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो एनायन है दिस विल बी मोर स्टेबल बिकॉज यहां एनायन अगर आएगा तो दोनों तरफ से जो ग्रुप्स होंगे ये इस पर -m इफेक्ट लगा करके कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। इन तीनों में हम कंपेयर करें, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा बिकॉज ऑफ SIR इफेक्ट। इन दोनों में अगर अपन कंपेयर करें, यहां -H इफेक्ट लगेगा, यहां पर -m इफेक्ट सेकेंड, एंड ये हो जाएगा थर्ड। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने एसिड स्ट्रेंथ के कंपैरिजन का कर लिया। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज बेस स्ट्रेंथ। तो एसिड स्ट्रेंथ में हमने एरोमेटिसिटी के बेसिस पर एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर किया, +m -m +H -H +I -I, और भी कई सारे फैक्टर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया SIR इफेक्ट। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द एसिड स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेस स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। ऑर्गेनिक बेसिस के डिस्कशन के लिए, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस मीडियम में या वाटर में OH- आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं। बट इट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है,
अगर अब वी इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, NH4 प्लस एंड OH माइनस। तो सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। या कुछ ऐसे भी होते हैं जो सॉल्ट फॉर्म में होते हैं, कॉन्जुगेट एन आयन ऑफ एसिड ऑन रिएक्शन विद वाटर इट विल कन्वर्ट इनटू CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड OH माइनस, ये भी बेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा। तो बेस स्ट्रेंथ में अगर अपन देखें इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम रेफर कर सकते हैं Kb1 एंड Kb2। तो जैसे K की वैल्यू अगर बढ़ती है तो Kb की वैल्यू, अगर K की वैल्यू एसिड स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है तो Kb की वैल्यू बेस स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेगी। तो Kb की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो पैरेलल ग्राउंड्स पर बेस स्ट्रेंथ भी क्या होगी, एसिड स्ट्रेंथ अगर K बढ़ता है तो बढ़ेगा और बेस स्ट्रेंथ अगर Kb बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, तो Kb की वैल्यू बेस स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है। अगर हम दो बेसिस को कंपेयर करते हैं तो हम इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ले लें, ठीक है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन सेम टेम्परेचर ले लें, तो जो ज्यादा OH माइनस प्रोड्यूस कर पाएगा वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। सो बेस स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। बेस स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज the concentration of OH minus ions produced by 1 mole per liter of base, 1 mole per liter of base in aqueous solution, 1 mole per liter of base in aqueous solution. So अगर हमें कंपैरिजन करना है बेस स्ट्रेंथ का, ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसा दे बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करो, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा दे Kb कंपेयर करो। सो Kb बेस स्ट्रेंथ के पैरेलल रहेगा, ठीक है, बेस स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा तो Kb बढ़ेगा, या ऑर्डर ऑफ Kb विल बी सेम एज दैट ऑफ बेस स्ट्रेंथ। मगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देते हैं Pkb इज माइनस लॉग ऑफ Kb, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं लॉग ऑफ 1 बाय Kb। तो Kb अगर बढ़ेगा तो Pkb घटेगा, तो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही होगा जो Kb का ऑर्डर होगा, लेकिन बेस स्ट्रेंथ का रिवर्स ऑर्डर होगा किसका, Pkb का। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए Pkb का ऑर्डर तो उल्टा लिखें, जो वीकेस्ट बेस होगा उसका Pkb क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, वैसे ही Pk अगर दे दें तो माइनस लॉग K हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 बाय K। तो K अगर बढ़ेगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन अगर K बढ़ेगा तो Pkb घटेगा। मतलब Pkb का अगर ऑर्डर, Pka का अगर ऑर्डर पूछा तो Pka का ऑर्डर और एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर रिवर्स होंगे। ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो Pk ऑफ द एसिड घटेगा। ठीक है, बट फिलहाल हम बात करते हैं बेसिस की, और बेस स्ट्रेंथ का जो कंपैरिजन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, नाइट्रोजन कंटेनिंग, और दूसरा जनरल बेसिस, जनरल बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग एंड जनरल बेसिस। ठीक है, तो हम बात करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस की। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, बिकॉज नाइट्रोजन पर प्रेजेंट अगर लोन पेयर है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रहेगी और बेस की तरह बिहेव कर सकता है, प्रोटॉन गेन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले यू लुक फॉर द लोन पेयर। ठीक है, द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन। एक बड़ा सिंपल सा और अच्छा एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। ओके, इन तीनों में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सबके पास लोन पेयर है, मगर यह लोन पेयर एंटी एरोमेटिक का पार्ट है। 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। दिस लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम एंड दिस इज नॉन एरोमेटिक। तो जो चीज एरोमेटिक है वो क्या होगा, अगर लोन पेयर डोनेट हुआ तो एरोमेटिसिटी चली जाएगी, अगर प्रोटॉन गेन हुआ तो एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, और अगर एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऐसे लोन पेयर इसमें उल्टा आएगा, जो एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर था उसका रिवर्स आएगा। जो एंटी एरोमेटिक है वो तुरंत अपना लोन पेयर डोनेट करना चाहेंगे, जिससे कि अगर मान लो इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो ये सिग्मा बना लेगा, सिग्मा बना लेगा तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, और नॉन एरोमेटिक होते ही हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो एंटी एरोमेटिक लोन पेयर सबसे ज्यादा बेसिक होंगे, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर क्या होंगे, एरोमेटिक। तो सबसे वीक बेस होगा ये एरोमेटिक का पार्ट, ये होगा सेकेंड,
और ये बहुत ज्यादा टेंडेंसी इसकी रहेगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा जो ज्यादा स्टेबल है, कि लीस्ट टेंडेंसी रहेगी, क्योंकि ये लोन पेयर अगर डोनेट हुआ तो ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा विच इज लेस स्टेबल। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ने से बेस स्ट्रेंथ बढ़ती है और घटने से बेस स्ट्रेंथ कम होती है। अगर हम बात करें कुछ और मॉलिक्यूल्स की, हम बात करते हैं तो यहां अगर अपन देखें जो नाइट्रोजन है ये 7 मेंबर रिंग में प्रेजेंट है और यहां जो नाइट्रोजन है ये 5 मेंबर में प्रेजेंट है। इसका नेचर होगा नॉन एरोमेटिक, इसका नेचर होगा एरोमेटिक, ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, पार्ट ऑफ एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल है लोन पेयर, तो डोनेट नहीं हो पाएगा, वीक बेस होगा। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, यहां जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है और यहां जो लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, डीलोकलाइज्ड है मतलब पार्ट ऑफ क्या है, एरोमेटिक है, मगर ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिसिटी ये पाई बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, ये लोन पेयर बाहर है, ये ज्यादा बेसिक होगा। ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स ये लोन पेयर इस साइक्लिक रिंग की एरोमेटिसिटी कंप्लीट कर रहा है, जबकि ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी कंप्लीट नहीं कर रहा है क्योंकि रिंग नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। सेकेंड टाइप ऑफ कंपैरिजन जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पर पूछे जाते हैं, दे आर रिलेटेड टू द कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ऐसे लोन पेयर जो कॉन्जुगेटेड होते हैं, कॉन्जुगेटेड लोन पेयर्स क्या होते हैं, दे आर लेस बेसिक कंपेयर्ड टू लोकलाइज्ड और नॉन कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड लोन पेयर। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सिंपल सा कंपैरिजन हम इसमें करते हैं। इन दोनों की बात करें, फर्स्ट केस में लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है और सेकेंड केस में लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, ये लोन पेयर होगा डीलोकलाइज्ड और यह लोन पेयर होगा लोकलाइज्ड। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एनिलीन एंड साइक्लोहेक्साइल अमीन, तो ये ज्यादा बेसिक होगा। लोन पेयर क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड। अब इसमें देखें हम, ये दोनों ही कंपाउंड में नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, मगर यहां पर ज्यादा नंबर ऑफ आरएस बनेंगे, ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, यहां पर उतना डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो ये लेस अवेलेबल होगा बिकॉज यहां पर मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और बेस स्ट्रेंथ सेकंड की ज्यादा रहेगी। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन ज्यादा होता है और ज्यादा अगर डीलोकलाइज्ड होगा तो क्या होगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन पर कम होगी। ठीक है, और बेस स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। ओके, ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, फर्स्ट केस में नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पेयर सी डबल बॉन्डों के साथ कॉन्जुगेटेड है, ये अमाइड स्ट्रक्चर है, फंक्शनल ग्रुप इज अमाइड, और ये अमीन का स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों में ज्यादा बेसिक सेकंड वाला होगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ओके, इन तीनों मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए, अगेन ए वेरी डिफरेंट फैक्टर,
ये नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3। तो यहां परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे कम है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, मोस्ट डोनेटिंग नाइट्रोजन सेकेंड, और इसकी डोनेटिंग पावर सबसे कम रहेगी, ठीक है। ओके, इन तीन मॉलिक्यूल्स में अगर हम कंपेयर करें बेस स्ट्रेंथ को, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसमें कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये फर्स्ट, ये होगा सेकेंड बिकॉज लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, एंड हाईली स्टेबल हो जाएगा लोन पेयर, लेस अवेलेबल होगा, लेस डोनेटिंग होगा, लीस्ट बेसिक होगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो लोन पेयर है या दो नाइट्रोजन, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। तो बेस स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करा लिया जाए तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस होगा अल्फा और वीकर होगा बीटा, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड होगा और वो लोकलाइज्ड होगा, ठीक है। अल्फा लोन पेयर और नाइट्रोजन इज लोकलाइज्ड एंड बीटा लोन पेयर और नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सेमी कार्बोजाइट। तो इस मॉलिक्यूल में देखें अल्फा, बीटा और गामा में, ठीक है, मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन, मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन गामा होगा, क्योंकि वही लोकलाइज्ड है, अल्फा और बीटा दोनों ही डीलोकलाइज्ड है। इन दोनों में अगर हम बात करें तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट है और एरोमेटिक का पार्ट भी है, और ये लोन पेयर नॉन एरोमेटिक का पार्ट है। तो ये रेडिली अवेलेबल होगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये अगर एरोमेटिक का पार्ट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम विल बी वेरी वेरी लेस, ठीक है, ये लेस बेसिक होगा। अब कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन अगर बेंजीन पे लगा हुआ हो, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। तो आगे हम डिस्कस करते हैं जब हम बेंजीन पे डेरिवेटिव्स लगाएंगे, ठीक है, OH, CH3, CD3, CCl3, NO2, CN, ठीक है, तो किस तरीके से बेस स्ट्रेंथ अफेक्ट होगी। बट एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? इन दोनों में ज्यादा बेसिक ये होगा, दिस इज बेंजाइल अमीन एंड दिस इज एनिलीन, ठीक है, ये बेंजाइल अमीन है, बेंजाइल अमीन। तो ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन पर है ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, जबकि ये लोन पेयर नाइट्रोजन पर डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो बेंजाइल अमीन विल बी स्ट्रॉन्गर बेस कंपेयर्ड टू एनिलीन। कुछ और स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एज बेसेस। ओके, तो इन दोनों में स्ट्रॉन्गर बेस होगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेटेड होगा। इन तीनों में हम कंपेयर करें तो ये लोन पेयर सबसे ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा, दोनों तरफ -m लगेगा। वीकेस्ट बेस ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, और इसमें एक तरफ -m लग रहा है इसलिए बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मिडिल में रहेगी, ठीक है। मोस्ट बेसिक और ये लीस्ट बेसिक होगा। तो हमने काफी डिस्कशन किया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरे जो इफेक्ट्स हैं वो किस तरीके से बेस स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम अमीन और उसके डेरिवेटिव्स
सॉरी एनिलीन एंड डेरिवेटिव्स का हम कंपैरिजन करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि सारे ही जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कॉन्जुगेशन है, लगभग बराबर सा कॉन्जुगेशन है, जैसे एनिलीन है और यहां पर हमने पैरा पोजीशन पर CH3 लगा दिया, तो इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 जो कि एक प्लस आई या प्लस एच ग्रुप है, तो प्लस आई या प्लस एच ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और इंटेंसिफाई हो जाएगा तो बेस स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो जो ग्रुप्स होते हैं कौन से, प्लस एम, प्लस एच एंड प्लस आई, they increase base strength, and the groups minus I, minus H and minus M, they decrease base strength। सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा प्लस एम, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई, फिर माइनस आई डिक्रीज करेगा, माइनस एच और ज्यादा डिक्रीज करेगा और माइनस एम सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा। उससे स्ट्रॉन्ग फैक्टर हम लोग पढ़ ही चुके हैं, एरोमेटिसिटी, कॉन्जुगेशन, नॉन कॉन्जुगेशन, तो अब हम इन पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा, और जब भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट, यहां पर हमने CCl3 ले लिया और मेटा पर हमने CCl3 ले लिया, तो इन दोनों में अगर अपन देखें, पैरा पर ये CCl3 माइनस एच लगा पाएगा, जबकि मेटा पर माइनस आई लगेगा। ठीक है, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा, क्योंकि माइनस एच जो ग्रुप है, ठीक है, इट विल बी स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग, तो ज्यादा, ठीक है, बेस स्ट्रेंथ इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों कंपाउंड्स में हम बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो CH3 ग्रुप इज प्लस एच एंड प्लस आई एंड दिस इज माइनस एच, बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, ओके, तो अगर अपन बात करें NH2, हमने बेंजीन पे लगाया, यहां हमने लगा दिया Cl और यहां पर हमने लगा दिया फ्लोरीन। हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्लोरीन एटम, ठीक है, एक्सेप्शनल बात है, डी ऑर्बिटल की वजह से माइनस एम शो करता है और ये सिर्फ माइनस आई शो करेगा। दिस विल बी मोर विथड्रॉइंग, और मोर विथड्रॉइंग होगा तो लेस बेसिक होगा। हो गया। इन तीनों में बात करें, पैरा पर ये ग्रुप लगा रहा है प्लस एच, ये भी प्लस एच, ये भी प्लस एच, ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस एच होगा, ये वीकर, ये वीकेस्ट। तो अगर डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा तो बेस स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ओके, तो इसमें हम कंपेयर करें, पैरा पोजीशन पर प्लस एच लगेगा और इसमें भी लगेगा, बट स्ट्रॉन्गर प्लस एच लगाएगा CH3 और वीक प्लस एच लगाएगा CD3। मेटा पोजीशन पर प्लस आई लगेगा, बट प्लस आई स्ट्रॉन्गर होगा CD3 का और CH3 का वीक होगा। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, ओके, हम इस इन सारे कंपैरिजन देखें तो NO2 ग्रुप ये माइनस एम ग्रुप है, सॉरी C डबल बॉन्ड H ग्रुप माइनस एम ग्रुप है, CH3 ग्रुप प्लस H ग्रुप है, CCl3 ग्रुप माइनस H ग्रुप है और OCH3 ग्रुप प्लस M ग्रुप है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, ये सेकेंड होगा। ठीक है, ये माइनस एम और माइनस H ये वीकर विड्रॉइंग होगा, तो
तो ये थर्ड होगा, ये स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग होगा, ये फोर्थ होगा। ओके, इन दोनों मॉलिक्यूल की हम बात करें, पैरा पोजीशन पर ऑक्सीजन एटम प्लस m लगा पाएगा, जबकि मेटा पोजीशन पर ओनली -I। तो ये डोनेटिंग है, स्ट्रॉन्गर बेस होगा, और ये विड्रॉइंग है, वीकर बेस होगा। इन दोनों में हम कंपेयर करें, फ्लोरीन ग्रुप्स -I लगाते हैं और वही स्ट्रॉन्गर इफेक्ट भी होता है। तो माइनस, जब भी मैंने बोला आपको कि एक ही हैलोजन दिया हो मेटा पर और पैरा पर, तो -I से कंपेयर करें। -I इसका स्ट्रॉन्गर है, और स्ट्रॉन्गर है तो बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। पैरा की जो बेस स्ट्रेंथ है वो ज्यादा रहेगी। तो आप लोगों ने थोड़ा सा नोटिस किया होगा कि जो NH2 ग्रुप है, एनिलीन है, उसमें मैंने ऑर्थो पर अभी तक कोई ग्रुप लगा करके कुछ पूछा नहीं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, इसको समझते हैं हम, SIP, ठीक है। ये कोई टेक्निकल नाम नहीं है, समझाने के लिए आपको लिखवा रहे हैं। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ठीक है। तो एक थोड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल लेकर के हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि यहां पर CH3 ग्रुप मैंने लगाया, तो अब मान लीजिए कि प्रोटोनेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, H+ गेन करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयन के फॉर्म में। अब ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड कब जाएगा? जब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर ये फॉरवर्ड जाएगा तो बेस स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मगर यहां पर क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडेशन स्टेट है sp2, दो ही हाइड्रोजन क्या है इसको सराउंड कर रहे हैं, और यहां पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है, तीन हाइड्रोजन सराउंड कर रहे हैं। और ऐसा होने से यहां स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाती है, रिपल्शन बिटवीन NH3+ और CH3 बढ़ जाता है, और ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने की टेंडेंसी रखता है। अगर ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो जो बेस स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर NH2 ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्की ग्रुप है तो बेस स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसको हम बोल रहे हैं स्टेरिक, बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, इनहिबिशन, रुक रहा है क्या? प्रोटोनेशन। तो इस पर प्रोटॉन नहीं लग पा रहा है, व्हाई? बिकॉज प्रोटॉन के लगने से स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जा रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो एनिलीन है, अगर उन पर ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो तो बेस स्ट्रेंथ मेटा और पैरा के कंपैरिजन में कम हो जाती है, क्योंकि प्रोटॉन के लगने से स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाती है और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाता है, ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक कंपेयर्ड टू मेटा एंड पैरा आइसोमर्स, ठीक है। तो आप लोग क्या है, मैं स्लो बोलता हूं तो आप लोग लिख लें, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट बात होती है मैं काफी स्लो बोलता हूं, जिससे कि आप लोग आराम से उसे लिख सकें, ठीक है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक कंपेयर्ड टू देयर मेटा एंड पैरा आइसोमर्स, कंपेयर्ड टू देयर मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। यहां पर अगर अपन देखें, अगर इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में मैं देता हूं, फॉर एग्जाम्पल NH2 ग्रुप जो है बेंजीन से लगा हुआ है, यहां पर हमने CH3 लगाया, ठीक है। NH2 ग्रुप यहां पर हमने मेटा पर लगा दिया CH3 और पैरा पर लगा दिया। तो जो इफेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ कहां पर अप्लाई होगा? ओनली एट ऑर्थो। तो ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने SIR इफेक्ट लगाया था, उससे उसकी एसिड स्ट्रेंथ मोस्ट हो जाती है, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, जबकि यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग से बेस स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। इन दोनों में हम कंपेयर करें, यहां पे +H लगेगा,
यहाँ प्लस आई, तो ये स्ट्रॉन्गर फैक्टर है, डोनेटिंग फैक्टर है, सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। एनिलीन में CCl3 ग्रुप ऑर्थो पर, मेटा पर, ठीक है, और पैरा पर हम लेते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी और ये लीस्ट बेसिक होगा। इन दोनों में हम कंपेयर करें, यहां पर लगेगा -H, आई एम सॉरी CCl3 है, यहां लगेगा -I, तो ये वीकर विड्रॉइंग है, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये थर्ड होगा, इन दोनों में +H, ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग है, और ये हो जाएगा सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। आप ऑर्थो इफेक्ट को या SIP को सबसे पहले लगा लें, वो लीस्ट हो जाएगा, बाकी में हम नॉर्मल फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हमने CH3 लगाया, इसी तरीके से यहां पर मैं थोड़ा बल्की ग्रुप ले लेता हूं, आइसोप्रोपाइल, और ऐसे में मैं और ज्यादा बल्की ग्रुप लगा देता हूं ऑर्थो पर, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा क्राउडेड ये है और सबसे ज्यादा बैकवर्ड ले जाएगा रिएक्शन को, या हम ये बोल सकते हैं इसमें SIP मैक्सिमम होगा, तो ये लीस्ट बेसिक होगा, ये इन तीनों में सेकंड होगा और ये मोस्ट होगा। ठीक है, सभी में SIP लग रहा है, और SIP में भी अगर हम देखें, अगर क्राउडिंग बढ़ती है तो SIP का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है और बेस स्ट्रेंथ फर्दर रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है ऑर्थो पर, मेटा पर और पैरा पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर तो सबसे कम ये बेसिक हो जाएगा थर्ड। इन दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में +I से कंपेयर कर पाएंगे, +H का कोई मीनिंग नहीं है, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। एनिलीन में अगर हम NO2 ग्रुप लगाते हैं पैरा पर और 2 ग्रुप इसके रेस्पेक्ट में मिथाइल पे लगा देते हैं, और इसमें हम नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, CH3 ग्रुप जो यहां प्रेजेंट है NO2 के साथ रिपेल करेंगे, और इस रिपल्शन की वजह से NO2 आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन जाने से इसका -M इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जबकि यहां पर -M इफेक्ट लगता रहेगा, और इसकी वजह से बेस स्ट्रेंथ पहले वाले की ज्यादा आएगी, क्योंकि विड्रॉइंग नेचर खत्म होने से या कम होने से बेस स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ओके, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो NO2 भी -M ग्रुप है और CN भी -M ग्रुप है, बट CN क्योंकि लीनियर है तो इस रिपल्शन से CN का रोटेशन पॉसिबल नहीं है, वैसे भी वो लाइन में है, जबकि यहां पर NO2 ग्रुप रोटेट कर जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, तो यहां -M इफेक्ट खत्म हो जाएगा और ये ज्यादा बेसिक होगा। इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर अपन बात करें, C डबल बॉन्ड OH रिपल्शन फील करेगा CH3 से, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, यहां पर भी ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, -M खत्म हो जाएगा, यहां -M लगता रहेगा, ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
तो एक ये मॉलिक्यूल है जिसमें 2 नाइट्रोजन है और एक ये मॉलिक्यूल है जिसमें भी नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 2 है। तो इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को तो ये कंपाउंड ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि यहां पर जो H+ आएगा वो इन दोनों के साथ अट्रैक्शन शो करेगा, तो H+ ट्रैप हो जाएगा यहां पर। इस तरीके के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो रिंग्स बनती है इनको किलेट कहते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज किलेशन, और जो बन रहा दैट इज ए किलेट। तो ऐसे में क्या होगा, H+ ट्रैप हो जाएगा, और अगर H+ ट्रैप हो जाएगा तो क्या होगा, जो बेस स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में दोनों नाइट्रोजन का सपोर्ट रहेगा और बेस स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, इस तरह से पूछा जा सकता है, तो नॉर्मल कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ये कंपाउंड बहुत ज्यादा बेसिक होगा, बिकॉज यहां पर जो H+ आएगा वो ट्रैप हो जाएगा, किलेट बना लेगा, और ऐसे कंपाउंड्स में बेस स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। इन दोनों में अगर अपन बात करें तो ये ज्यादा बेसिक हो, कुछ और सोचना ही नहीं है। CD3 यहां पर NH2 पर ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा, SiP लगाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से बेस स्ट्रेंथ NH2 की कम हो जाएगी। ओके, तो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो काफी स्टूडेंट्स करते हैं। इस क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूं। तो हमारे पास ये 2 कंपाउंड्स हैं, एक NH2 ग्रुप बेंजीन पे लगा हुआ है और एक में हम ये 2 मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन पे लगा रहे हैं और CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लगा रहे हैं। तो इसमें हम कंपेयर करें, ये लोन पेयर यहां पर प्रोटोनेट होगा तो स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, और स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा। तो यहां पर अप्लाई होगा SiP, और यहां पर प्रोटॉन के आने से स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ती है और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाता है। बट अगर हम इसकी बात करें तो यहां मिथाइल मिथाइल रिपल्शन होगा, और रिपल्शन से पहले ही ये ग्रुप अपने प्लेन से रोटेट कर जाएगा, और अपने प्लेन से रोटेट कर जाएगा तो जो लोन पेयर होगा वो डिलोकेलाइज नहीं होगा, लोकेलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर यहां पर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट था, और रोटेट करने से अब ये p ऑर्बिटल इन सारे p ऑर्बिटल के पैरेलल नहीं है। तो अगर ये नॉन प्लेनर हो गया पूरा ग्रुप, तो ये लोन पेयर डीलोकेलाइज नहीं कर पाएगा, ये लोकेलाइज्ड लोन पेयर होगा, लोकेलाइज्ड लोन पेयर। और ये लोन पेयर क्या होगा, डीलोकेलाइज्ड, और डीलोकेलाइज्ड होने के कारण बेस स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप जो +I लगा रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहां पे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे और बेस स्ट्रेंथ को सपोर्ट करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, ये बहुत कॉमन गलती है जो सब लोग करते हैं। मान लीजिए ये 2 कंपाउंड्स में आपको बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो, तो सरप्राइजिंगली इसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। कुछ लोग देखेंगे ये दोनों ग्रुप्स -M शो कर रहे हैं और -M शो कर रहे हैं, तो विड्रॉइंग बढ़ेगा, विड्रॉइंग नेचर बढ़ेगा लोन पेयर का, बट यहां पर -M इफेक्ट लग ही नहीं पाएगा। अगर इस मॉलिक्यूल के लिए हम बात करें और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, एंड दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये ब्रिजेट पोजीशन है और ब्रिजेट पोजीशन पर sp2 एटम्स पॉसिबल नहीं होते हैं। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा ही नहीं, ठीक है, लोकेलाइज्ड होगा, और ये लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड होगा, इसलिए लोकेलाइज्ड लोन पेयर बेस स्ट्रेंथ डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर से ज्यादा होगी, ठीक है। तो बेस स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर रहेगा दोनों कंपाउंड्स में, ओके।
एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है गुआनाडीन बेसिस। These bases are the strongest inorganic bases। ठीक है, तो this molecule is known as guanidine। ठीक है, गुआनाडीन। यहां पर अगर अपन कंपेयर करें, ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है जो इस पर पूछा जा सकता है। तो इन तीनों मॉलिक्यूल एबीसी में अगर बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए कहा जाए, सबसे पहले हमें वो लोन पेयर देखना चाहिए जो लोकलाइज्ड हो। नाइट्रोजन पर sp2 नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो लोकलाइज्ड है, यहां पर भी लोकलाइज्ड है और यहां पर भी लोकलाइज्ड। ठीक है, तो हम इसी पर, ठीक है, क्या होगा, प्रोटॉन को लगाएंगे। अब ए से मैं आपको समझाता हूं। यहां पर हमने प्रोटोनेशन कराया ए मॉलिक्यूल में और प्रोटोनेशन से नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पर आएगा वेकेंट ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकेटायन तीनों लोन पेयर की वजह से, ये भी प्लस एम शो करेगा, ये भी और ये भी, और तीनों लोन पेयर की वजह से कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल होगा। लेकिन दूसरे में या बी मॉलिक्यूल में यहां NH2 की जगह CH3 है तो प्लस एम कम हो जाएगा या बैक बॉन्डिंग कम हो जाएगी, और सी में दोनों तरफ CH3 है तो बैक बॉन्डिंग और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी। तो मोस्ट स्टेबल आयन ये वाला होगा क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो एक ही प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की पावर सबसे ज्यादा होगी। प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, मोस्ट स्टेबल क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोटॉन वही एक्सेप्ट करता है जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना पाता है। ठीक है, तो अगर हम बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे तो ए मोस्ट बेसिक होगा, फिर बी और फिर होगा सी। तो आज हम लोगों ने बेस स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बेसिस होते हैं उनमें हमने डिवाइड किया इनको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, और जनरल कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बेस स्ट्रेंथ का आज हमने कंपैरिजन किया और कई सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किया, एरोमेटिसिटी, SIP इफेक्ट, ठीक है, डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड और बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं, प्लस एम, प्लस एच, माइनस एम, माइनस एच और प्लस आई, माइनस आई, हमने इन पर अप्लाई किए। ठीक है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत हमने करी। ठीक है, किलेशन बन जाता है और ब्रिज हेड पोजीशन पर अगर आपको नाइट्रोजन दे दिए जाए तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत जनरल ट्रेंड है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस इस पर करेंगे और जनरल बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस, जिसमें हम एसिड बेस का यूज करेंगे, कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी, कौन सी नहीं होंगी, एंड देन वी विल कंक्लूड द एसिड स्ट्रेंथ एंड बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे अमीन्स की बेस स्ट्रेंथ के बारे में या नाइट्रोजन कंपाउंड्स की बेस स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, तो हम आगे डिस्कशन करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बेस स्ट्रेंथ हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने डिस्कस किए थे कई सारे फैक्टर्स। प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई बेस स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और माइनस एम, माइनस एच और माइनस आई बेस स्ट्रेंथ को कम करते हैं। ठीक है, एक जनरल डिस्कशन और कर लेते हैं हम अमीन्स के बारे में। अमीन्स के केस में अगर अपन देखें तो हम अमीन्स को इन जनरल 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर नाइट्रोजन पर 2 H प्रेजेंट रहते हैं। इनको कहा जाता है 1 डिग्री अमीन या इनको कहा जाता है प्राइमरी अमीन। नाइट्रोजन पर अगर 1 H रहता है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहते हैं, तो इनको कहा जाता है 2 डिग्री अमीन और सेकेंडरी अमीन। और अगर नाइट्रोजन पर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहता है और सारे अल्काइल ग्रुप रहते हैं तो ऐसे अमीन्स को कहा जाता है
3 डिग्री अमीन और टर्शरी अमीन्स। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये अल्काइल ग्रुप अमीन्स की बेस स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, बिकॉज ये अल्काइल ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं और प्लस आई इफेक्ट से यहां पर प्रेजेंट नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर्स हैं इनकी बेस स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने डिस्कस भी किया था जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था एसिड बेस, तो हमने डिस्कस भी किया था इस बारे में, अगर प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो बेस स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहले भी ये बात हम कर चुके हैं और हम डिस्कस करते हैं इस चीज को फिर से। अगर मीडियम गैसियस फेज है, अगर मीडियम गैसियस फेज है, तो अगर हम टर्शरी अमीन देखते हैं 3 डिग्री अमीन या टर्शरी अमीन, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी और इसकी डोनेटिंग पावर भी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम यहां पर देखते हैं 2 डिग्री अमीन, तो प्लस आई कम हो जाएगा, एक ग्रुप कम है, डोनेटिंग पावर भी कम हो जाएगी। और अगर NH2 देखते हैं प्राइमरी अमीन, तो एक ही R रहेगा, डोनेटिंग पावर और कम होगी और बिल्कुल भी नहीं होगी अमोनिया में, एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं रहेगा। तो अगर मीडियम गैसियस है, गैसियस मीडियम मतलब देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और ऐसे केस में गैसियस फेज में सबसे ज्यादा बेसिक होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया, क्योंकि यहां पर प्लस आई इफेक्ट लगेगा और प्लस आई इफेक्ट से नाइट्रोजन पर अवेलेबल जो लोन पेयर्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और अमोनिया में एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो प्लस आई सबसे कम रहेगा और बेस स्ट्रेंथ भी सबसे कम रहेगी। मगर अगर हम एक्वस मीडियम की बात करते हैं या वाटर में अगर हम बेस स्ट्रेंथ डिस्कस करते हैं, तो वाटर में जो बेस स्ट्रेंथ है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि बनने वाला जो आयन है वो वाटर में कितना स्टेबल है। जैसे कि हमने 1 डिग्री अमीन लिया और 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं H+ के साथ और ये कन्वर्ट हो जा रहा है NH3+ में। तो NH3+ में नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखा जाए तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है 1 डिग्री में, लेकिन बनने वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन होंगे ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ एज बॉन्डिंग शो करेंगे और इसीलिए स्टेबिलिटी इनमें बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम 2 डिग्री अमीन लेते हैं, तो 2 डिग्री अमीन के केस में प्रोटोनेशन के बाद बनने वाला प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर 2 ही हाइड्रोजन होंगे प्रोडक्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ एज बॉन्डिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो एक फैक्टर है प्लस आई इफेक्ट, वो सपोर्ट कर रहा है बेस स्ट्रेंथ को, 2 प्लस आई हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और दूसरा फैक्टर है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो 1 डिग्री को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और टर्शरी अमीन के केस में तो, टर्शरी अमीन के केस में तो जब ये प्रोटोनेट हो जाएगा तो यहां पर एक ही H रहेगा और ये सबसे कम स्टेबल आयन रहेगा, सो लीस्ट स्टेबल आयन रहेगा, क्योंकि एक ही H होगा जो H बॉन्डिंग कर पाएगा। तो वन फैक्टर विच इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इज सपोर्टिंग द बेस स्ट्रेंथ। 3 प्लस आई है तो बेस स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरा फैक्टर है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी विच इज नॉट सपोर्टिंग द बेस स्ट्रेंथ, क्योंकि यहां पर एक ही H है जो एज बॉन्डिंग कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर एक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है और एक फैक्टर अपोज कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस में केमिस्ट्री में सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल हो जाती हैं। जो रिजल्ट्स आते हैं उन्हीं के बेसिस पर हम बेस स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं, और ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्टली याद रखने होते हैं, क्योंकि यहां पर कोई मैथमेटिक्स नहीं लगा सकते कि कौन सा फैक्टर ज्यादा है कम है, जो फैक्ट्स है उन पर चलना पड़ता है। और यहां पर अगर अपन देखें वाटर में या एक्वस मीडियम में 2 डिग्री की बेस स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आती है, फिर 1 डिग्री और फिर आती है 3 डिग्री, और लास्ट रहेगा अमोनिया। ये तब होगा जब R ग्रुप क्या है, CH3 या मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, लेकिन अगर R मिथाइल के अलावा कुछ और है तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया जब R ग्रुप मिथाइल के अलावा कोई ग्रुप है
ठीक है। तो अगर R मिथाइल है तो 213 लगाएं, और अगर R मिथाइल के अलावा कुछ और है तो 231 लगाएं। लेकिन गैस फेज में हमेशा 3 to 1 लगेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। सो इट्स एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन द फैक्ट, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के लिए सिंपल जो भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्केन्स होते हैं, उनकी बेस स्ट्रेंथ को हम इस तरह से कंपेयर करते हैं। पहले भी हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं, और क्योंकि हम कंक्लूड कर रहे हैं अब बेस स्ट्रेंथ का डिस्कशन, तो इस तरीके से हम इसको, ठीक है, डिस्कस कर लिया एक बार, और मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अब हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बेस स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं जनरल बेसिस के बारे में, ठीक है। जनरल बेसिस मतलब जरूरी नहीं है कि कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो ही,